जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रभात और पीसीएस शिक्षा के मंच पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। आज राज्य व्यवस्था का ये 5वां लेक्चर है, जहां पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास की। और अभी तक हम लोगों ने जो अध्ययन किया है उसके अंतर्गत हम लोगों ने 1773 से लेकर और 1935 तक के प्रमुख प्रावधानों का यात्रा कर लिया है। और अब यहाँ पे हम देखेंगे 1935 से लेकर और आगे के 1947 तक के बीच में क्या क्या वो घटनाएं हुई जिसके आधार पे हमारी आज की संविधान बनी हुई है। तो आज के चर्चा का मुख्य बिंदु जो रहेगा हमारे इस पूरे के पूरे लेक्चर के दौरान, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय शासन अधिनियम 1935 के आधार पर आए परिणाम के अनुसार 1937 का प्रांतीय चुनाव, 1940 अगस्त प्रस्ताव, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे क्रिस्प का 1942, वेवेल 1945, शिमला समझौता 1945 और कैबिनेट मिशन 1946 की। और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे संविधान सभा के निर्माण कार्य पे। तो आज जो मुख्य रूप से हम लोग देखने वाले हैं, प्रांतीय चुनाव को देखेंगे, 1940 के अगस्त प्रस्ताव को देखेंगे, क्रिस्प प्रस्ताव, वेवेल, शिमला और कैबिनेट मिशन तक हम लोग देखेंगे, जो मुख्य रूप से 1935 और 47 के बीच में एक मुख्य कड़ी है। तो आइए दोस्तों, समय को व्यर्थ न गंवाते हुए हम पहुंचते हैं अपने इस अगले चर्चा के ऊपर, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा एग्जाम होता है, प्रतियोगी एग्जामिनेशन होता है, जहां आप इस चैप्टर से प्रश्न को नहीं देखेंगे। कम से कम 1 से 2 प्रश्न आप यहां से जरूर देखेंगे। और ये संविधान को जानना है तो इसे जानना पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। चलिए आइए अब चर्चा के मुख्य बिंदु पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो चर्चा किया है इसके पहले कि भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो मुख्य प्रावधान था, उस प्रावधान में एक प्रावधान ये भी था कि प्रांतीय स्वतंत्रता दी जाएगी। प्रांत में अब आपको पता है कि एक स्वायत्त सरकार का निर्माण होना था। और इसी के अनुसार 1935 के अधिनियम के अनुसार ही अब भारत में एक प्रांतीय चुनाव हो रहा है। प्रांतीय चुनाव कहने का मतलब ये है कि ये पूरा भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष को विभिन्न प्रकार के, जैसे आज के डेट में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक उसी तरीके से तत्कालीन भारत में भी पूरे भारत को आप देखें, कई सारे प्रोविडेंस स्टेट में बांटा गया था। जो कुछ ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो ये 3 प्रकार के हुए करते थे, जितने भी थे। एक इसमें ब्रिटेन की तरफ से जो सरकारी प्रोविडेंस हुआ करते थे, इसमें देसी राज्य भी हैं। तो इन सभी को कुल मिला के तत्कालीन जो भारतवर्ष था, उस अधिनियम के अनुसार आप देखेंगे कि 11 जो प्रांत थे, वहां पे ये प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव कराया गया था। 11 प्रांत आप यहाँ पे देख ले कौन कौन से वो प्रांत हैं। सबसे टॉप में देखेंगे जो आज का अफगानिस्तान है, वहां पे एनडीएफपी को देखेंगे, फिर पंजाब है, ये सिंध है, उसके बाद आप देखेंगे ये उत्तर प्रदेश जिसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था, बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, बॉम्बे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मद्रास आप यहाँ पे देख रहे हैं, और बीच में जो है ये सेंट्रल जो आप देख रहे हैं, जिसको हम लोग मध्य प्रांत के नाम से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये 11 आपको प्रांत नजर आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो आप देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि ये 11 प्रांत जो थे, जहां पे ये क्या हुआ था, स्टेट बेस्ड इलेक्शन हुआ था, जिसको प्रोविडेंस इलेक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस पूरे इलेक्शन में आप देखेंगे तो कुल 11 प्रोविडेंस में जितने भी इलेक्शन हुए थे, उसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियां लड़ी थी। और लड़ने के बाद जो यहाँ पे देखें, इंडियन कुल मिला के जो सीट इलेक्शन हुआ था वो 1585 सीटों पे हुआ था। 11 प्रांतों में 1585 सीटों पे इलेक्शन हुआ। और इन इलेक्शनों में जो भारतीय कांग्रेस पार्टी थी उस समय, आईएनसी जिसको हम लोग कहते हैं, ये भारतीय कांग्रेस पार्टी कुल मिला के 711 सीटें जीतने में कामयाब रही। इस बात को आप याद रखेंगे, 711 सीटें जीतने में कामयाब रही। और अपने सीटों के आधार पे कांग्रेस 5 प्रांतों में आप देखेंगे, 5 स्टेट या प्रांतों में, मद्रास, बिहार,
उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत। जरा आप देखें यहाँ पे मद्रास है, मद्रास में कांग्रेस की सरकार बनती है। फिर उसके बाद आप देखें बिहार में सरकार बनती है इनकी, ये बिहार में सरकार बनती है। फिर उड़ीसा में सरकार बनती है। मध्य प्रांत में जो है वो सरकार बनता है जो सेंट्रल है। और उसके बाद आप देखेंगे कि संयुक्त प्रांत में भी सरकार बनता है। तो इस तरीके से कुल मिला के 11 जो प्रोमिनेंस स्टेट थे उसमें इलेक्शन के आधार पे इन 5 प्रांतों में कांग्रेस की पूर्ण सरकार बन जाती है। पूर्ण सरकार कहने का मतलब यहाँ पे जितना बहुमत चाहिए उससे ज्यादा बहुमत का पूरी संख्या जो है वो कांग्रेस के पास होती है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी राज्य थे जहां पे कांग्रेस साझेदारी में सरकार बनाती है। इसमें बॉम्बई, असम और पश्चिमोत्तर प्रांत, सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में भी कांग्रेस उभरती है। कहने का मतलब यह है कि पूरे कांग्रेस को एक आशातीत सफलता मिलती है, जबरदस्त सफलता मिलती है और इससे मुस्लिम लीग को बहुत ही बड़ा धक्का मिलता है। मुस्लिम लीग जहां एक तरफ समझती थी कि मुस्लिम के सबसे बड़े हित ऐसी हम ही हैं और हमें ही मिलना चाहिए, उसे सबसे ज्यादा यहाँ पे धक्का मिलता है। बम्बई प्रांत में कांग्रेस बहुमत के काफी करीब थी और 175 में से 86 सीटें प्राप्त करके सरकार बनाई। इस प्रकार कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार अपनी बना ली। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, कई बार पूछा जाता है कि 1937 का जो प्रांतीय इलेक्शन है उस 37 के प्रांतीय इलेक्शन में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी। तो आपने देखा यहाँ पे 5 तो ऐसे प्रांत थे जहां पे खुद कांग्रेस अकेले दम पे सरकार बनाती है क्योंकि उसे मेजोरिटी मिल जाती है। एक और जगह है जहां पे सरकार मिली जुली बनती है, इसका टेबल हम देखेंगे अगले में। और इस प्रकार 6 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बना ली। चलिए, तो 11 प्रांत में इलेक्शन होता है और 6 प्रांत में कांग्रेस सरकार बनाती है, 5 में फुल मेजोरिटी के साथ बनाती है, एक जगह वो गठबंधन का सरकार बनाती है। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मिली जुली सरकार बनाई थी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो पश्चिमोत्तर के सीमा पे आप देख रहे हैं, ये पंजाब और सिंध के आसपास का जो एरिया देख रहे हैं और फिर ये असम का एरिया आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ कांग्रेस को वोट मिलना और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार का बनना, ये अपने आप में बहुत सारी कहानी को बयां कर रहा था। और ये कह रहा था कि मुस्लिम लोग जितना दावा ठोक रही है उस पे भारत के लोग सहमत नहीं है। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग के गठबंधन की सरकार बनी। जिस चीज के लिए मुस्लिम लीग दावा करती थी कि जो बंगाल हमारा है, वहां भी आप देखेंगे कि वहां भी अकेले दम पे मुस्लिम लीग नहीं आ सकी थी। सिंध प्रांत में सरकारी सहयोग एवं गठबंधन से सरकार गठित की गई। तो ये यहाँ से जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि 11 प्रांतों में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में से 711 सीटें कांग्रेस ने जीती, कुल सीटें 1585 थी और उसके आधार पे 11 में से 5 प्रांतों में, जिसमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत था, वहां पे पूर्ण बहुमत मिला है। एक जगह गठबंधन की सरकार बनती है, मतलब 11 में से 6 जगह सरकार किसकी बन जाती है? कांग्रेस की बन जाती है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन है और मुख्यमंत्री कौन कौन बनते हैं, जरा इस चीज को देखिए। मद्रास, जहां मैंने दक्षिण देखा था, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं उसको, अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, वहां मुख्यमंत्री को उस दौर में प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, चलिए। तो मद्रास में सी राजगोपालाचारी बनते हैं जो कांग्रेस के होते हैं। बम्बई में बीजी खरे बनते हैं, ये भी कांग्रेस के थे। मध्य प्रांत में एनबी खरे होते हैं, बाद में रविशंकर शुक्ला आते हैं, यहाँ भी कांग्रेस का है मध्य प्रांत और बरार का जो एरिया था। बिहार में आप देखेंगे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा बनते हैं जो कांग्रेस के रहते हैं। हालांकि यहाँ पे श्री कृष्ण सिन्हा पहले नहीं बनते हैं, इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मोहम्मद यूनुस, जब श्री कृष्ण सिन्हा इनकार कर देते हैं सरकार बनाने से कुछ मुद्दों को लेकर, तो यहाँ पे मोहम्मद यूनुस की सरकार बनती है शुरुआती कुछ दिनों के लिए। बाद में श्री कृष्ण सिंह फिर दावा प्रस्तुत करते हैं और उनकी सरकार बनती है। संयुक्त प्रांत, जिसको हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे जो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं वो गोविंद बल्लभ पंत बनते हैं जो कि कांग्रेस के होते हैं। और यहीं गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे भी आप देखेंगे पहला कृषि कॉलेज भी खुलता है उत्तराखंड में, इस चीज को याद रखेंगे। उड़ीसा में बीएन दास की सरकार बनती है, कांग्रेस की रहती है। और उत्तर पश्चिम जो देखेंगे आप, जहाँ पे डॉक्टर खान साहब बनती है, यहाँ मिली जुली सरकार बनती है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस अपने दम पे सरकार बनाने में सफल हो जाती है। और एक जो 7वां राज्य है उत्तर पश्चिम डॉक्टर खान से, यहाँ पे मिली जुली अर्थात गठबंधन की सरकार
बनती है। तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, 6+1 का आंकड़ा रखिए। ये जो पहले में 5+1 दिखाया था, ये छठा जो राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी कांग्रेस की सरकार, चूंकि कांग्रेस को सीट ज्यादा रहती है, ठीक है। चलिए, तो 7 जगह आप देखेंगे 6+1 का आंकड़ा रहता है, 6 अपने दम पे और 1 जो है वहां पे क्या है, गठबंधन के आधार पे। इसके अलावा आप देखें, सिंध में देखें तो सिंध जो हमारा आज के डेट में पाकिस्तान में है, वहां गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह की सरकार बनती है और यहाँ पे कई सारे आप पार्टियों को देख सकते हैं, इसमें मुस्लिम लीग भी एक पार्टी होती है। असम में सादुल्ला की सरकार बनती है, बाद में गोपीनाथ बारदोलाई यहाँ पे आ जाते हैं और गोपीनाथ बारदोलाई को ही आधुनिक असम का जनक भी कहा जाता है। यहाँ पे मिलीजुली सरकार होती है। पंजाब में सिकंदर हयात खान की, जो कि यूनियनिस्ट पार्टी के होते हैं, और बंगाल में फजलुल हक की सरकार बनती है, जो कि मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी से संबंधित होती है। तो ये स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में किस तरीके से 6+1 का आंकड़ा कांग्रेस छूती है और बाकी जगह यहाँ पे। लेकिन आप एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो सबसे ज्यादा जो डिमांड रहता है, वो डिमांड रहता है मुस्लिम लीग का। और किसी भी राज्य में, 7 को तो छोड़ के बाकी किसी भी राज्य में मुस्लिम लीग अपने दम पे सरकार नहीं बना पाती है। तो ये मुस्लिम लीग के नेताओं के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था कि हम अपने दम पे कोई भी सरकार नहीं बना पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 1937 में प्रांतीय चुनाव तथा चुनाव में उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में कुल 228 में से 134 स्थानों पर जीतकर कांग्रेस को सफलता मिल चुकी थी और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले सरकार बना लिया था। मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत बने थे और यहाँ के जो कानून मंत्री थे वो KN काटजू बने हुए थे। रफी अहमद किदवई वहां पे वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे। कहाँ की बात हो रही है? तो इस संयुक्त प्रांत की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या सरकार चल पाती है? क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ पे सरकार चल पाती है। एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब आप देखेंगे कि 1939 में क्या हो जाता है, भारत शासन अधिनियम के केवल 4 वर्ष ही हुए रहते हैं। तब तक इसी बीच में 1939 ईस्वी में क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होने में घटना घटती है जहां पे ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत को उस युद्धग्रस्त घोषित कर देती है। भारतीय नेताओं से भारत में जब सरकार चल रही है तो उनसे बिना किसी विचार विमर्श के सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन जो है वो कूद जाती है और इसके लिए यहाँ पे पुरजोर विरोध होता है। और इसी मुद्दे को लेकर आप देखेंगे कि जो सरकार 1937 में बनी थी, अभी 28 महीने भी नहीं चली थी कि उस सरकार में रहने के बावजूद अक्टूबर 1939 ईस्वी में आप देखेंगे कि कांग्रेस के सभी मंत्रिमंडलों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा का सबसे मूल कारण यह था कि भारत इस विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहता था और जबरन भारत को इस विश्व युद्ध का हिस्सा बनाया जा रहा था। तो इसका कारण यह था कि यदि किसी कारणवश यदि ब्रिटेन कमजोर पड़ता है तो यहाँ पे जो जापान जैसे जो राज्य हैं जो तेजी से मजबूत हो रहे थे वो यहाँ पे कब्जा कर लेंगे। तो अभी तक तो भारत अंग्रेजों की गुलामी कर रहा था, लेकिन उसके बाद यदि यहाँ पे भारत यदि युद्धग्रस्त हो जाता है तब तो अंग्रेज वहां से छोड़कर भाग जाएंगे और भारत एक बार फिर से अब दूसरे देश की गुलामी में भी आ सकता है। इसीलिए कांग्रेस का पूरा मंत्रिमंडल ने पूरी तरीके से विरोध किया और अपने पूरी जगह चुनी हुई सरकार से, प्रांतीय सरकार से कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। और यह समय चल रहा था अक्टूबर 1939 का। और आप देखेंगे कि 8 प्रांतों में यही 2 कारणों के कारण कांग्रेस इस्तीफा दे देती है। पहला कारण यह था कि बिना कांग्रेस की सहमति के भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाना। दूसरा, कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा तथा युद्धोपरांत भारत की स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा करना। अब भारत ने कहा कि ठीक है, आप युद्ध की घोषणा युद्ध में हमें डाल दिए हैं, लेकिन आप इस बात का हमें आश्वासन दीजिए कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आप हमें स्वतंत्रता दे देंगे। लेकिन औपनिवेशिक सत्ता इसे भी मानने को तैयार नहीं थी और वो कह रही थी कि इसके बाद हम आपको कौन सा सरकार देंगे, तो औपनिवेशिक सरकार देंगे, है ना, डोमिनियन स्टेट देने का ये बात हो रहा था। और इसके लिए कोई भी सरकार यहाँ पे तैयार नहीं थी और यही कारण है कि यहाँ पे कांग्रेस तो खासकर हर जगह से अपना इस्तीफा दे देती है। कांग्रेस के इस्तीफा देने के कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र देने के पश्चात मुस्लिम जो लीग थी उसने, आप देखेंगे, अक्टूबर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है और जितनी बार एग्जामिनेशन हुआ है उस एग्जामिनेशन में कई बार इस फैक्ट को पूछा गया है, तो आप इसको याद कर लेंगे। 22 दिसंबर
आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे 22 दिसंबर 1939 का यह समय है जहां पे मुक्ति दिवस मनाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुक्ति दिवस मनाने में केवल मुस्लिम लीग नहीं थी, मुक्ति दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी मनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके लिए शामिल थे। कारण, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कांग्रेस को बहुत बेहतर नहीं समझते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो अपने लिए एक अलग वर्ग का मांग कर रहे थे। आपने देखा कि 1930 से लेकर 1932 के बीच में किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने क्लास के लिए एक अलग से डिमांड रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ, वो प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ तो, लेकिन 1939 आते आते वो सरकार अब समाप्त हो चुकी थी। और भारत में कैसी स्थिति हो गई थी? अराजकता की स्थिति हो गई थी। सरकार अब केंद्र में नहीं थी। और दूसरी तरफ ब्रिटेन की सरकार चिंतित इसलिए थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन कमजोर पड़ रहा था। और ऐसे में ब्रिटेन को चाहिए था भारत का साथ, और भारत का साथ लेने के लिए अब ब्रिटेन यहां से निगोसिएशन का दौर शुरू करता है और लगातार कांग्रेसी नेताओं को मनाने का प्रयास करता है। और इसी संदर्भ में कई सारे यहाँ पे बैठकें होती हैं, कई सारा प्रस्ताव यहाँ पे आता है। उसी प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव जो होता है, जिसको जो 1940 में होता है कांग्रेस के इस्तीफा देने के बाद, इसे हम लोग कहते हैं अगस्त प्रस्ताव 1940। और अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत क्या होता है, आइए देखते हैं। तो इस समय जो थे उसमें वायसराय होता था लिन लिथगो। वायसराय का नाम था लॉर्ड लिन लिथगो, ये वायसराय थे उस समय। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र से उत्पन्न संवैधानिक संकट तथा युद्ध में भारत के सहयोगी की आवश्यकता ब्रिटिश सरकार के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया गया। और इसी प्रस्ताव को हम लोग अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। कब लाया गया, इस डेट को याद रख लेंगे। तो ये 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं, इसको नोट कर लेंगे। क्या था प्रस्ताव में, जिक्र क्या किया गया था? प्रस्ताव में देखिए यहाँ पे कहा गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है और युद्ध की समाप्ति पर भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना की जाएगी। अब अगेन सारा कहानी हो जा रहा है, लेकिन ये औपनिवेशिक स्वराज से पीछे हट नहीं रहे हैं और भारतीय नेता इसको मानने के लिए तैयार हो नहीं रहे हैं। मतलब वो हमेशा ही हर सूरत में जो ब्रिटेन है वो किसी तरीके से पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में थी ही नहीं। वो हर बार अपने से सारा फैसिलिटी देंगे, लेकिन अपना जो की है वो अपने पास रखेंगे। कांग्रेस जहां भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करना चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग भी अपने डिमांड पर अड़ी थी और वो चाह रही थी कि भारत का विभाजन हो और पाकिस्तान एक अलग से देश बने। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे, और यही कारण है कि अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे असफल रह गया। असफल होने के सबसे बड़े कांग्रेस का तो अपना कारण ये था कि कांग्रेस कह रही थी कि मुझे औपनिवेशिक स्वराज मंजूर ही नहीं है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का डिमांड था कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। अब यहाँ से एक नया राग शुरू हो जाता है, इस बात को अभी देखेंगे। नया राग क्या हो जाता है? मुस्लिम लीग ने जब यहाँ पे इलेक्शन में 1937 के इलेक्शन में अपना पत्ता साफ होते देख ली, तो इस बात को समझ गई कि अब यहाँ पे हम सरकार नहीं बना पाएंगे। इसलिए मुस्लिम लीग ने अब एक नया राग अपना लिया और कहा कि नहीं, हमें अब अपना देश ही दे दो। और वो किस आधार पे? तो धर्म के आधार पे। और धर्म के आधार पे जहां हमारे ज्यादा मुस्लिम है वो सारा एरिया हमें दे दो। और इन्होंने इसके लिए डिमांड किया था पश्चिम का प्रांत, इसके बाद बंगाल का प्रांत, ये सारा एरिया इन्होंने डिमांड कर दिया। और जान रहे थे कि यहाँ पे यदि सारे लोग इलेक्शन देंगे तो वहां पे इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए इस एरिया को ही ये अलग करने के डिमांड के पीछे पड़ गए। तो यहां से एक अलग मोड़ ले लेता है पूरा आंदोलन। अब 1940 में आप देखेंगे कि जब ये अगस्त प्रस्ताव टर्न डाउन हो जाता है, तो उसके बाद अब यहाँ पे भारतीय कांग्रेसी जो है अब एक नए तरीके पे चलते हैं और यहाँ से महात्मा गांधी के सलाह पे एक नए तरीके का सत्याग्रह शुरू हो जाता है। इस सत्याग्रह को हम व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। चूंकि आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो चुका था, गांधी जी अब यहाँ पे इस विचारधारा वो कहते हैं, अब गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, हमने अभी निवेदन कर लिया है और चूंकि यहाँ पे अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और अंग्रेजों को भारत की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे आंदोलन को और बढ़ाने के लिए अब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का सहारा लिया। और आपको मालूम है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पोषक थे वो महात्मा गांधी। और इस तरीके से 17 अक्टूबर 1940 को
भारत में पवनार आश्रम जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। मतलब एक एक व्यक्ति अब सत्याग्रह करेगा। और आप देखेंगे कि ये प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे आप इसे। और जो सत्याग्रही बनते हैं, इसमें सबसे पहले सत्याग्रही बनते हैं आचार्य विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही के रूप में खुद जवाहरलाल नेहरू यहाँ बैठ जाते हैं। और आप देखेंगे कि इसके पहले भी सत्याग्रही जो चल रहा था, उसमें तीसरा सत्याग्रह बीपीएससी के एक इलेक्शन में तीसरे सत्याग्रही, बीपीएससी के एक एग्जाम में तीसरे सत्याग्रही के नाम पूछ लिया गया था, तो उसको भी याद रखेंगे। इसमें तीसरा जो सत्याग्रही का नाम था वो ब्रह्मदत्त था। तो तीसरे सत्याग्रही कौन थे? वो ब्रह्मदत्त से, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिएगा दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू इसमें थे। और इस आंदोलन को जो शुरू होता है उसको दिल्ली चलो आंदोलन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहां से आप देखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव 1940 जो लाया गया वो कंप्लीट रूप से टर्न डाउन कर दिया गया। न कांग्रेस को मंजूर हुई, न और किसी पार्टी को मंजूर हुई। और यहां से एक और इसके प्रति उत्तर में महात्मा गांधी की पूरी टीम ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह छोड़ दिया। जानने वाली बात यहाँ पे ये हुई कि पीछे आपने देखा 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया गया। 1940 का जो आया उसे टर्न डाउन कर दिया गया और व्यक्तिगत सत्याग्रह की अब शुरुआत हो जाती है। स्थिति को बिगड़ता देख यहाँ पे अब सरकार कुछ और लेकर आती है। और उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आप देखेंगे, यहाँ पे दिल्ली चलो का नारा लगता है। और अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे जब टर्न डाउन हो जाता है तो अगला जो प्रस्ताव आता है वो है 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव। आप लक्ष्य देख सकते हैं यहाँ पे, गांधी जी मीट्स क्रिप्स। चलिए, तो क्रिप्स मिशन 1942 यहाँ पे शुरू हो जाता है। और क्रिप्स क्या लेकर आती है, आइए उसको देखते हैं। तो भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस फैक्टर के कारण आप देखेंगे कि भारत को जल्दी से आजादी मिली। 1947 में आजादी मिलने के पीछे ये जो एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा था, और सेकेंड वर्ल्ड वार मूल रूप से जिम्मेवार है। भारत में जो आंदोलन चल रहा था वो जिम्मेवार तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा किसी ने प्रभावित किया है, जो तात्कालिक कारण आप कह सकते हैं, तो तात्कालिक कारण था सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार में कमजोर होती हुई ब्रिटेन और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों का ये फोर्स करना कि आप भारत को स्वतंत्र कीजिए। अतः ब्रिटिश सरकार को यह विश्वास हो गया कि भारत की मांग को टाला नहीं जा सकता है। और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय थे विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टोफर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं के साथ वार्ता के लिए 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये क्रिप्स मिशन जो है वो अब दिल्ली पहुंच जाती है। ठीक है, और इस क्रिप्स मिशन के साथ साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार जो थे, तो कब आती है इस डेट को याद रख लेंगे, 23 मार्च 1942 को कहाँ आती है, क्रिप्स मिशन जो है वो कहाँ पहुंच जाती है, दिल्ली पहुंचती हैं। और वार्ताकार जो इसमें होते हैं उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद हुआ करते थे। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है। तो 30 मार्च 1942 को अब क्या हो जाता है, क्रिप्स मिशन के सारे फैक्ट को रखा गया है। और इसमें क्या कहा जाता है कि युद्धोपरांत नए संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो भारतीय लोग अपने लिए स्वतंत्र रूप से एक संविधान अपना बनाएंगे, जिसके आधार पे भारत को क्या मिलेगी, आजादी मिलेगी। ये आप देख रहे हैं पूरे के पूरे गांधी जी के सारी टीम है। और क्रिप्स मिशन के स्टोफर्ड क्रिप्स को आप यहाँ पे देख रहे हैं फोटो में। तो प्रांतों को संविधान को स्वीकार करने के लिए अपना संविधान का बनाने की स्वतंत्रता होगी। दूसरा यहाँ पे प्रोविजन था कि भारतीय संघ स्थापित किया जाएगा, जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा। अगेन आप देखेंगे कि भारतीय संघ होगा जरूर, लेकिन फिर पूर्ण उपनिवेश की बात की जा रही है। मुस्लिम लीग को भारत संघ को स्वीकार करने अथवा न करने की स्वतंत्रता होगी। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग को स्वतंत्रता तो दे दिया गया, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान के मांग को टर्न डाउन यहाँ पे कर दिया गया। नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। मतलब जब तक कि भारतीय सरकार अपना पूरे की तरह से वो नहीं बना ले, तब तक आप देखेंगे कि भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पे होगा। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन
कि उसकी मांग नामंजूर कर दी गई थी और कांग्रेस ने प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसमें भारत को टुकड़े में बांटने की संभावनाओं का द्वार खोल दिया था और सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिस प्रस्ताव से सहमत भी नहीं थी। तो यहाँ पे दो चीज देखने वाली है, मुस्लिम लीग ने क्यों टर्न डाउन किया, क्योंकि उनको पाकिस्तान चाहिए था, है ना। कांग्रेस ने इसलिए टर्न डाउन किया कि एक बार कांग्रेस फिर देख रही है कि यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की जा रही है। दूसरी चीज है, भारत को कई भागों में बांटने की बात की जा रही है, इसलिए कांग्रेस। और तीसरी चीज ये थी कि सुरक्षा जब दे रहे हैं तो सुरक्षा अपने पास रख रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर अंततः आप देखेंगे कि किस प्रस्ताव जो कि 1942 में आया था ये भी हो जाता है टर्न डाउन। और इसके लिए महात्मा गांधी का एक पॉपुलर कोट आता है। महात्मा गांधी ने इसी को कहा था कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, अर्थात टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित ये चेक है। मतलब उसके पास, जिसके पास कुछ है ही नहीं, वो हमें चेक दे रहा है। तो ये काफी बार इस स्टेटमेंट को पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। और पट्टाभी सीतारमैया इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण कहा था। मतलब जो अगस्त प्रस्ताव 1940 वाला आया था उसी का इन्होंने कहा था कि ये उसी का दूसरा रूप है। तो आप देखेंगे कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने के समय आप देखेंगे लगातार निगोसिएशन का दौर चल रहा है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, टर्न डाउन हो गया। 1942 में आपने देखा यहाँ पे कि 1942 में जो चल रहा है वो भी अब यहाँ पे क्रिस प्रस्ताव वो भी अब टर्न डाउन हो गया। अब आता है 1943, ठीक है। 43 में आप देखेंगे कि लॉर्ड लिथगो के स्थान पर अब लॉर्ड वेवल जो है वो भारत का वायसराय बनकर आता है, ठीक है। लॉर्ड लिथगो जो है वो भारत का वायसराय बन के आता है और वेवल ने भारत में संवैधानिक गतिविधि को दूर करने के लिए एक वातावरण तैयार करने का प्रयास होता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन बहुत बुरी तरीके से पीछे हो रहा है और इस समय अब एक विस्तृत योजना तैयार की जाती है और उसको एक वेवल प्लान के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड वेवल यहाँ पे कौन थे उस समय? तो वायसराय थे और वायसराय ये अब यहाँ पे निगोसिएशन कर रही है। स्वतंत्रता तो भारत को मिलने जा रही थी, ये बात तो तय था, लेकिन क्या स्वरूप होगा इसकी चर्चा हो रही है। तो 14 जून 1945 को इसे प्रस्तुत किया गया और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? वेवल योजना के नाम से जाना जाता है। देखिए कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि इसका सीक्वेंस क्या रहता है। तो 1940 का अगस्त प्रस्ताव, 1942 में आप देखेंगे क्या आया था, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो 1942 में क्रिस्प आया था और 1945 की यदि आप बात करेंगे तो 14 जून 1945 को कौन सा योजना आया था? वेवल योजना आया था। तो वेवल योजना का क्या प्लान था ये इसको देखते हैं। इन्होंने कहा कि केंद्र में नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। वायसराय तथा सैन्य प्रमुख अतिरिक्त शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन रहेगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जो इनका डिफेंस वाला सेक्टर है ये अपने पास रखना चाहते हैं। अब देखिए कोई भी राज्य हो, कोई भी राजा हो और यदि सेना उसके हाथ में नहीं हो तो क्या वो सरकार चलेगी? क्या आप तो जो चाहेंगे वो करवाएंगे, बाकी आप पपेट रखना चाहते हैं। तो एक बार फिर से ये एक ऐसा क्लॉज डाल देते हैं जिसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। कार्यकारिणी मुस्लिम सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी। अब एक दूसरा चीज यहाँ पे शुरू हो गया। इन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में जो मुस्लिम सदस्य होंगे अब हिंदू के बराबर होंगे। आप जरा देखिए यहाँ पे भारत में यदि आप जनसंख्या के आधार पर भी देखेंगे तो हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और वैसे केस में यदि आप मुस्लिम की संख्या बराबर होगी तो फिर डिसीजन कभी आ ही नहीं पाएगा। ये एक सबसे बड़ी त्रुटि थी यहाँ पे। कार्यकारिणी परिषद का एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सम्मान होगी और गवर्नर जनरल बिना कारण वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। गवर्नर जनरल के पास सारी पावर है लेकिन अब वीटो शक्ति का प्रयोग बिना कारण नहीं करेगा। अब कारण क्या होगा इसे कौन बताएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे और भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध दौरान निरुद्ध सभी नेताओं को रिहा कर दी जाएगा और इसके लिए शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन भी बुलाया जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पे एक और चीज होता है कि 1945 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो समाप्त हो जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होते ही आप देखेंगे कि वेवल योजना भी यहाँ पे टर्न डाउन हो जाता है और इसके लिए हालांकि बात धीरे धीरे बन रही थी और इसमें कुछ कुछ प्रावधान ठीक थे और इसके लिए क्या होता है, एक शिमला सम्मेलन होता है। शिमला सम्मेलन कब होता है? तो ये आपका जून जुलाई 1945 में भारत में क्या होता है? शिमला सम्मेलन। देखिए यहाँ पे उस समय की कटिंग है, शिमला कॉन्फ्रेंस फेल्स। तो शिमला में भी कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। क्या होता है वहां पे आइए देखते हैं। तो 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 के बीच में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है।
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, जहाँ पे अबुल कलाम आजाद वहां जाते हैं, गांधी जी सम्मेलन में नहीं जाते हैं। हालांकि गांधी जी थे, लेकिन बावजूद वहां पे नहीं जाते हैं। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वहीं करेगी। अब यहाँ पे दो चीज आते हैं, एक तो मुस्लिम सदस्य का चयन हो, और दूसरा चीज मुस्लिम सदस्य मुस्लिमों में से ही चुना जाए, उसमें भारतीयों का कोई रोल नहीं हो, मतलब जो हिंदू वर्ग है उसका कोई रोल नहीं हो, जिसे कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। और फलतः 14 जुलाई को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया गया। और आप देखते हैं कि वेवल जो प्लान था, वेवल के प्लान के आधार पे ही ये जो लाया गया था शिमला समझौता, वो भी अब एक बार क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो यहां से अब आप देखेंगे कि सारी जो स्थितियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, बात निकल के आ नहीं रही होती है। तो अंततः आप देखेंगे कि 1945 समाप्त होता है, जहां पे सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो जाता है, और ब्रिटेन में भी सत्ता जो है वो बदल जाती है। और ब्रिटेन में सत्ता बदलने के बाद ब्रिटेन इतना कमजोर अब हो गया होता है कि अब वो सत्ता जो औपनिवेशिक सरकार है उसको चलाने की स्थिति में अब ब्रिटेन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में जो आम चुनाव होता है, उसमें सर क्लिंटन एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी अब सरकार में आ जाती है। यह उदारवादी दृष्टिकोण वाली थी, और उसने घोषणा किया कि 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा कर दी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों की 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य उसमें ये कैबिनेट मिशन हमेशा पूछता है, तो उन्होंने एक मिशन भेजा जिसके अंतर्गत 3 मुख्य रूप से व्यक्ति थे। इसमें एक थे स्टफर्ड क्रिप्स, जो भी व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव के थे, और एबी अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना के थे। ये 3 व्यक्ति जो है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत आते हैं। नाम याद रखिएगा, इसमें से पूछता है कौन से नहीं है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, नाम दे दिया जाएगा एक चौथा व्यक्ति का, और आपको पहचानना होगा कौन से नहीं है। और इसी 3 लोगों का जो डेलीगेट यहाँ पे आया था, इसी को कैबिनेट मिशन कहा गया था। और इस कैबिनेट मिशन का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि भारत को स्वतंत्रता कैसे दिया जाए, क्योंकि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में इसकी ऑलरेडी चर्चा हो चुकी थी। मार्च 1946 में इनको भारत भेजा गया, और मिशन के अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचती है। 16 मई 1946 को मिशन ने भारत में तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन एवं संविधान निर्माण के लिए एक योजना प्रस्तुत करने का प्रावधान करती है। देखिए अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि 1946 ईस्वी में जो कैबिनेट मिशन आती है, कैबिनेट मिशन कहती है कि ऐसा कीजिए कि आप एक अंतरिम सरकार बनाइए। ठीक है, प्रांतीय चुनाव में चूंकि कांग्रेस को बहुमत मिला हुआ था, यही कारण है कि कैबिनेट मिशन ने डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या किया, यहाँ पे बुलाया और कहा कि आप अंतरिम सरकार की घोषणा कीजिए, अंतरिम सरकार बनाइए, और यही अंतरिम सरकार तब तक चलेगी जब तक आपके संविधान सभा का निर्माण नहीं हो जाता है। जिस दिन संविधान सभा का निर्माण हो जाएगा उस दिन आप अपने सरकार को अपना इलेक्शन कराइए, और इलेक्शन कराने के बाद नया सरकार बना लीजिएगा। तब तक संविधान 2 काम चलेगी, यही अंतरिम जो सरकार है वो संविधान सभा का निर्माण करेगी, और यही संविधान सभा के चुने हुए लोग जो है वो सरकार चलाएंगे। तो चलिए, ये था कैबिनेट मिशन। चलिए अब यहां से अब कैबिनेट मिशन के अंतर्गत जो बातें निकल कर आए उसमें क्या क्या चीजें हुई जरा देखिए यहाँ पे। तो संघीय विषय के अतिरिक्त सभी विषय अवशिष्ट शक्तियों के प्रांत में निहित होगी, भारत में एकता बनाई रखी जाएगी। इसके लिए मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था। ठीक है, और संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। इसमें इस बात का चर्चा किया गया था। संविधान के लिए आप देखेंगे इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, उस फैक्टर में यदि आप देखेंगे तो एक यहां से क्वेश्चन हर बार पूछता है कि संविधान सभा का जो गठन होगा वो प्रांतीय विधानसभा तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रांतीय विधानसभा और देशी जो रियासत थी उनके द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। एक आंकड़ा आप देखिए यहाँ पे, सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। और ये आज भी आप देखेंगे लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो आज भी सीटों ये 10 लाख पे ही एक सीट निर्धारित किया जाता है। हालांकि ये आंकड़ा आने वाले समय में बदल जाएगा, लेकिन तब से एक जो हमारे यहाँ सांसद चुने जाते हैं वो 10 लाख पे एक सांसद चुना जाता है।
ऑन एन रेशियो, और तब से लेकर आज तक ऐसे ही बना हुआ है। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव होगा, प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुसार स्थानों का आवंटन किया जाएगा। जितनी जनसंख्या होगी 10 लाख के अनुसार से वहां पे क्या किया जाएगा, सीटें दी जाएंगी, जो जहां वहां के प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभक्त कर दी जाएगी। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि विधानमंडल में अपने समुदाय के द्वारा ही चुने जाएंगे। और मान्यता प्राप्त समुदाय कौन कौन थे, जरा देखिए यहाँ पे जो कम्युनिटी यहाँ पे दी गई, एक तो जनरल वर्ग है, मुस्लिम है, सिख है जो पंजाब में था। तो ये मुख्य रूप से 3 जो वर्ग है वहां पे बताया गया जहां ये अपने अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। देशी रियासतों के लिए कहा गया कि सदस्यों का चुनाव समझौता समिति होगा। इसके लिए देशी रियासत के लिए एक समझौता समिति किया जाएगा और देशी रियासतों की ओर से गठित समिति के बीच पारस्परिक विचार विमर्श किया जाएगा और उसके आधार पे ही आप देखेंगे कि चुनाव का देशी रियासत आएंगे। यहाँ पे संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो यहाँ से निर्धारित होती है, आप देखेंगे संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या यहाँ पे निर्धारित होती है वो 389 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी डिसाइड होती है, 389 होती है। 3 इसमें वर्ग बांटा जाता है जिसमें जनरल होता है, मुस्लिम होता है और सिख होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और एक इसमें जो पार्टी बनती है वो है कौन, देशी रियासत। तो अब देखिए यहाँ पे ब्रिटिश प्रांत भी यहाँ पे होते हैं। ब्रिटिश प्रांत से कितने सीट लिए गए, 292। देशी रियासतों से लिए गए 93 और जो चीफ कमिश्नरी थी जो आज की यूटी के इक्विवेलेंट थे वहां से लिए जाते हैं 4 प्रांत। तो देखिए 389 में क्या क्या आंकड़ा है, 292 जो है ब्रिटिश प्रांत के थे, 292 जो है क्या है ब्रिटिश प्रांत से है, 93 आप देखेंगे 93 जो है देशी रियासत है यहाँ पे और 4 जो है वो क्या है कमिश्नर क्षेत्र से हैं। और ब्रिटिश प्रांत के 296 प्रतिनिधि का समुदाय के आधार पर विभाजन किया जाता है। इसमें सामान्य को 213, मुसलमान को सीटें मिलती है 79 और सिख को मिलता है 4। तो इसी आधार पे अब देखेंगे संविधान सभा के मेंबर्स चुने जाएंगे और इसी आधार पे चलेगी सरकार जब तक कि हमारा संविधान बनकर तैयार न हो जाए। अब देखिए यहाँ पे अब ब्रिटिश प्रांत जितने भी थे, जो भी भारत में ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत थे उसको 3 भागों में बांटा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इसी को एबीसी कहते हैं। पहला भाग जो है वो भाग क, भाग ख और भाग ग। भाग क के तहत कौन कौन से सम्राट होंगे, तो मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, इसको बांटा गया कि भाग जो पार्ट 1 है या ए जो है उसमें कौन कौन से होंगे, तो मद्रास है, बंबई है, संयुक्त प्रांत है, बिहार है, मध्य प्रांत है, उड़ीसा है। आप एक और चीज नोटिस कीजिएगा, ये वही प्रांत थे जहां पे कांग्रेस रूल कर रही थी। दूसरा, इसके तहत शामिल प्रांत थे पश्चिमोत्तर प्रांत, पंजाब और सिंध। ये जो गढ़ था मुस्लिम से मुस्लिम लीग यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी। और भाग ख के अंतर्गत आसाम और बंगाल को रखा गया। तो इस तरीके से जितने भी प्रांत थे उसको ABC में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रांतों के लिए अलग संविधान के निर्माण का प्रावधान किया गया। जो प्रांत हैं उसके लिए संविधान का अलग, प्रांतों के लिए अलग संविधान का प्रावधान किया गया था। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। तो ये आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने चर्चा किया कैबिनेट मिशन तक। हम लोगों ने 1935 के बाद जो यहाँ पे चर्चा किया है वहाँ पे हम लोगों ने अगस्त प्रस्ताव 1940 को देखा है, फिर हम लोगों ने 1942 के बेल प्रस्ताव को देखा है, फिर हम लोगों ने 1945 को देखा, यहाँ पे क्रिस्प को देखा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे 1945 में ही शिमला समझौता को देखा है और अंततः 1946 में हम लोगों ने कैबिनेट मिशन को देखा। और यहाँ से संविधान सभा के लिए हम लोगों ने देखा कि 389 सीटों का गठन हो जाता है। अब यहाँ से संविधान सभा अपना काम करना शुरू करेगी, अंतरिम सरकार का गठन होगा और ये गठन की प्रक्रिया कब तक चलेगी, तो 1947 तक चलेगी। और उसके बाद हमारे देश को जब पूर्ण रूप से आज़ादी मिल जाती है तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो जाता है। तब तक यही अंतरिम जो अधिकारी हैं ये यहाँ पे सरकार चला रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज निर्णायक टॉपिक को पढ़ लिया है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वहाँ पे हम लोग अंतिम सरकार का गठन 1946 को देखेंगे, माउंटबेटन योजना को देखेंगे जो मुख्य रूप से विभाजन का बिंदु था, और आखिर में हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। इसके बाद PYQ सेक्शन अभी हमने यहाँ पे रोका हुआ है। PYQ सेक्शन को मैं एक साथ अगले में इस टॉपिक के साथ लेकर आऊंगा सो दैट कि आप एक साथ कर सकें। और यहाँ पे पूरे संवैधानिक विकास के समाप्त होने के बाद एक क्वेश्चन पेपर सेट में लूंगा जहाँ पे लगभग
100 से 200 प्रश्नों को रखा जाएगा, जहां पे आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके आधार पे आपकी तैयारी जो है वो एक पूर्ण हो पाएगी। तो कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या यदि आपको ये बेहतर लग रहा है और लग रहा है कि आपकी ये तैयारी में आपकी मदद कर रहा है, तो आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ग्रुपों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे साथ तकनीकी टीम के रूप में सहायता कर रहे थे हमारा श्रीमान अक्षय चौरसिया, और यहीं से हम दोनों को विदा दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, जहां हम लोग अंतरिम सरकार के गठन, माउंटबेटन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।